गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एम्पावर यू के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जुड़े हुए, उनको मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको स्वागत करना चाहूँगा हमारे ये सेकंड वेबिनार पे। हमारा सेकंड वेबिनार बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ जो आज हमारे स्पीकर है वो पंकज त्रिपाठी सर है। तो मैं पंकज त्रिपाठी सर को वेलकम करना चाहूँगा और साथ ही मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपने टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े और काफ़ी स्टूडेंट्स को उनके द्वारा गाइडेंस देने का एक हमारा प्रयत्न है। तो पंकज सर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। पंकज सर बेसिकली सिलचर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने एज अ मेडिकल ऑफिसर नेशनल हेल्थ मिशन में सर्व कर चुके और अभी वो एज एन एमडी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से कर चुके। तो पंकज सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा। तो इसी के साथ हम लोग अ, हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पंकज सर, आपसे पहला सवाल है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ मेडिकल फील्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। सर, वैसे तो हमारे करियर के बारे में जो हम लोग मेडिकल फील्ड को देखते हैं तो काफ़ी सारे रीज़न है क्यों हम लोग को मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। तो अगर हम लोग के जो ऑडियंस है, हमारे स्टूडेंट्स है, उनको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या एक फैक्टर होना चाहिए जिसको लेके एक स्टूडेंट इंस्पायर्ड हो कि उनको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है इंटरेस्ट। तो अर्निंग के बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी नोज कि डॉक्टर हैज़ अ गुड अर्निंग एंड रिस्पेक्ट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। एक जगह नहीं, और ये फ्रॉम द टाइम बिंग, जहाँ से मतलब सदियों से हिस्ट्री से भी चला आ रहा है कि जो मेडिकल प्रोफेशन हमेशा से एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन रहा है। और शायद कोई प्रोफेशन रिस्पेक्टफुल रहे या ना रहे, बट मेडिकल प्रोफेशन हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना है। तो अर्निंग एंड रिस्पेक्ट ये तो आपको इस प्रोफेशन में इजीली मिलेगी। अब थर्ड आता है वर्क लाइफ बैलेंस। अब यहाँ पे मैं ये इम्फेसाइज करना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड इज़ नॉट लाइक कि मतलब कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमेशा रात को 2 बजे ही उठना है। इट नॉट अबाउट इमरजेंसी। 9 to 12 स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एमबीबीएस इज जस्ट एंट्री लेवल एग्जाम इन द फील्ड ऑफ मेडिकल कैरियर। इसके बाद आप जैसा चाहें वैसा कैरियर आप बना सकते हैं। लाइक कि अगर आप एज अ टीचिंग जॉब करना चाहते हैं तो आप मेडिकल फील्ड में जाके आप बहुत से ऐसे मतलब सब्जेक्ट हैं मेडिकल फील्ड में। एमबीबीएस सिर्फ एंट्री पॉइंट है। एमबीबीएस के बाद से बहुत से ब्रांचेस स्प्राउट करती हैं। आप किसी भी ब्रांच में चुन सकते हैं, किसी भी ब्रांच में एज अ टीचर, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जॉब कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं, बस आपको दिन में 2 घंटे 4 घंटे लेक्चर लेना है, फिर घर जाना है। आपकी एक अच्छी सैलरी है, अच्छा रिस्पेक्टफुल लिविंग है। आप अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में डॉक्टर बनेंगे। सेकंड, अगर आप ये चाहते जो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, डे टू डे थ्रिल देखना चाहते हैं, इमरजेंसी देखना चाहते हैं, तो इस ऐसी लाइफ भी है। बट उस लाइफ में रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, बट हो सकता है कि टाइम कम मिले। वर्क लाइफ बैलेंस में अगर आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस में हो सकता है वर्क की तरफ आपका बैलेंस ज़्यादा हो जाए। थर्ड है कि इसमें बहुत से ऐसे फील्ड भी हैं कि जिनको आम लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि मोस्टली अगर किसी से पूछा जाए कि आप डॉक्टर कौन होता है, तो वो ये बताएंगे गायनेकोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिशियन होता है, फिजिशियन होता है, सर्जन होता है। बट दे आर मैनी डॉक्टर हु वर्क्स इन अ बैकग्राउंड। लाइक पैथोलॉजिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है जिसको आप अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सिटी स्कैन जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं उनको कराते हैं। पैथोलॉजिस्ट जो आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आपकी देता है। तीसरा, बहुत से लोग जाते हैं ऑपरेशन कराते हैं, बट नो बडी नोज कि उनके किस डॉक्टर ने उनको बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। तो ये सब फील्ड्स भी होती हैं मेडिकल फील्ड में, जिनमें आपको कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, बट हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में रह के काम करना पड़े। थर्ड होती है कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट भी मेडिकल फील्ड में होते हैं, जो सिर्फ जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं उनमें बेसिक साइंसेस होती हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन होती है। इनके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं, बट ये स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने में, एज अ डॉक्टर प्रिपेयर करने में बहुत बड़ा रोल रखती हैं।
तो ये आपके मतलब फील्ड है मोस्टली कि अगर आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल चाहिए तो यू कैन गो फॉर अ टीचिंग जॉब, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। इवन यहाँ तक स्कोप है कि आप लॉ फील्ड में भी जा सकते हैं। आप फॉरेंसिक मेडिकल से पोस्ट ग्रेजुएट, फॉरेंसिक मेडिसिन से पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, आप लॉ फील्ड में भी करियर बना सकते हैं एज अ डॉक्टर। और इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कैरियर, और ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसे कोर्ट्स में बहुत ही मायने रखता है। ऐसे लॉयर्स की बहुत ही डिमांड है, खासकर क्रिमिनल केसेस में, कि जिन्होंने कि जो जिनका बैकग्राउंड मेडिकल है, साथ साथ उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली हुई है बाद में। एज अ लीगल एडवाइजर भी आप काम कर सकते हैं। थर्ड है कि आप बैकग्राउंड में रह के काम कर सकते हैं। फोर्थ, आप जो जो मतलब वेल टू नोन है कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन है, फिजिशियन है, सर्जन है, जो कि आम लोग डॉक्टर जानते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। फोर्थ है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट इंटरेस्ट, बिकॉज ये चार्मिंग सब्जेक्ट तो है, बिल्कुल दूर से दिखता है कि डॉक्टर की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, अच्छी गाड़ी में रहता है, घर अच्छा है, बड़े हॉस्पिटल है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट इट इज़ वेरी डिमांडिंग सब्जेक्ट। अगर इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग, तो इस डिमांड को आप तब तक नहीं पूरा कर सकते जब तक कि आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको इससे किक नहीं मिलती है कि यू हैव सेव समबडीज लाइफ एट टू मिडनाइट 2 AM या 4 बजे सुबह में उठ के आप किसी को कोई इमरजेंसी अटेंड करते हैं और उस लाइफ को और किसी की लाइफ सेव करते हैं, तब तक आपको ये प्रोफेशन सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। तब तक आप परेशान ही रहोगे कि मुझे तो अपने प्रोफेशन में, बाकी लोग तो 9 to 5 जॉब करते हैं, उसमें से कुछ लोग तो बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, और मैं तो 2 बजे उठ के देख रहा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, फिर भी तो अर्निंग ही सिर्फ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दे पाएगी। जब तक कि आपको उस फील्ड का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको, आप मान लो गायनोकोलॉजिस्ट हो, आप कभी उनसे पूछना कि दोज हु आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी फॉर 4 to 5 year एंड कैन, वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, उनको जब बेबी होता है तो वो क्या खुशी लेते हैं, कैसे वो लोग करते हैं। तो अगर ये खुशी आप पेशेंट को एक खुशी, आपको खुशी नहीं देती है, तब तक ये फील्ड आपके लिए अच्छा नहीं है। तो स्कोप के बारे में तो मैंने इसको डिस्कस किया, साथ साथ मतलब अर्निंग अच्छी है, और रिस्पेक्ट अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, इंटरेस्ट अच्छा है। इंडिया में इट इज़ अ वेरी गोल्ड डिगर कैरियर। अब्रॉड के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अब्रॉड में दो तरह से हैं, कि अब्रॉड लोग दो वजह से जाना चाहते हैं। एक तो समबडी वांट टू सेटल इन अ यूरोपियन कंट्री और ऑस्ट्रेलिया और यूएस में, तो उनके लिए उनके जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं वो बहुत टफ हैं, एंड इट्स नॉट एट अ बेसिक लेवल। आपको एमबीबीएस करनी है, फिर उनका एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, उस लाइसेंसिंग एग्जाम को आपको क्लियर करना है, तब जाके वहाँ पे आप सेटल कर सकते हैं। बाकी बहुत सी और कंट्रीज हैं जो एमबीबीएस कराती हैं, जो इंडिया में, बट उनको इंडिया में आने के लिए आपको एफएमजी क्लियर करना पड़ता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम्स होते हैं, कि अगर उनको आपने क्लियर नहीं किया तो आप इंडिया में प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं है। बट अभी के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप फॉरेन में भी करना चाहते हैं, एडवांटेज ये है कि पहले ये होता था कि इंडियन स्टूडेंट को बस एमबीबीएस में एडमिशन मिला, पास किया, डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो फॉरेन वाला स्टूडेंट भी होगा और जो इंडिया का स्टूडेंट होगा, वो दोनों एमबीबीएस में कहीं से भी एमबीबीएस किया हो, उसको इंडिया में एक नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो इट्स नॉट इक्विवेलेंट ऑल ओवर वर्ल्ड, कि इंडिया में है कि आप चाहे अब्रॉड में है, बस आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको नेक्स्ट देना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू पंकज सर, मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग हुआ, बेसिकली हम लोग दो तीन एस्पेक्ट के बारे में बात किए। पहला तो हम लोग का जो मेडिकल लाइन है वो 4 फील्ड्स में या 5 फील्ड्स में हम लोग तोड़ सकते हैं, कि हम लोग या तो फिर मेडिकल लाइन में प्रैक्टिस में जा सकते हैं, या फिर हम जी लोग रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, या फिर जी, किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है तो टीचिंग में जा उसमें जा सकते हैं, सकते जी। या फिर किसी को बेस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में। हाँ जी सर। बेसिक साइंसेस में जा सकते हैं, जो सिर्फ टीचिंग है, या फिर जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जो उनका बिल्कुल। बैकग्राउंड में काम होता है। दे डोंट हैव मतलब कि जैसे उनको बोलते हैं नॉन क्लिनिकल मेडिसिन बोलते हैं, उनके बारे में ओके। कोई नहीं जानता। ऐसे पैथोलॉजिस्ट के बारे में भी, जैसे कि क्लिनिकल मेडिसिन में भी एक बैकग्राउंड में वर्क होता है, एक क्लिनिकल, और जो होता है एक मतलब कि जो सामने से वर्क होता है। बैकग्राउंड में वर्क करने वाले आपका पैथोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है। बट एक कुछ होते हैं कि जो सिर्फ टीचिंग है उनका कैरियर,
लाइक फिजियोलॉजी में है, एनाटॉमी है, बेसिक साइंसेस इनको बोलते हैं, कि अगर बच्चा एमबीबीएस में जाता है तो ही हैज़ टू नो अबाउट हिज बॉडी और बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन एंड, तो वो आपका बेसिक साइंसेस आते हैं। इनके बारे में जो बच्चा पहले कभी एमबीबीएस में एंट्री नहीं किया हो, जिसको उसके फैमिली में मेडिकल बैकग्राउंड ना हो, उसको पता नहीं होता है। तो ये एक ऐसी साइंसेस भी हैं कि जो आपको अगर ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट है, लाइक कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो भी आपको उसमें मजा आएगा। लाइक कि समबडी नोज, उन किन्हीं को जूलॉजी अच्छा लगता है, क्यों जूलॉजी अच्छा लगता है, दे डोंट वांट टू, है ना, कि रश लाइफ ऑफ डॉक्टर, तो वो ऐसे ये कैरियर भी अपना सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कैरियर और बहुत रिस्पेक्टफुल कैरियर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। तो ये एक एस्पेक्ट था जिसमें हम लोग स्कोप के बारे में बात किए, और सेकंड एस्पेक्ट जो हम लोग ब्रीफली टच किए कि जो भी हम लोग करियर डिसाइड करते हैं वो एक सिंगल डायमेंशनल नहीं है, वो इनफैक्ट मल्टी डिमेंशनल है। जी कि जी। हम लोग सिर्फ उसमें हमारा जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है या मॉनेटरी रिटर्न्स है वो जी हमारा मेडिकल करियर चूज नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, पैशन भी इंटरेस्ट होना होना चाहिए, चाहिए। पैशन होना चाहिए। और मैं इसमें बहुत बिल्कुल बिल्कुल। एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ अर्निंग के बेसिस पे, सिर्फ डॉक्टर की अर्निंग देख के आप करियर चूज मत करिए। बिकॉज जितनी हार्ड वर्किंग, अभी हार्ड वर्किंग कैरियर ये है, उतने हार्ड वर्किंग कैरियर, अगर किसी भी कैरियर में आप इतना हार्ड वर्क करोगे, आप अर्निंग आपको इतनी मिलनी ही मिलनी है। तो ये सिर्फ आपको अर्निंग इस फील्ड का प्लस पॉइंट नहीं है, सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर आपको ये सब्जेक्ट आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है तो ही करो। क्योंकि मैं अभी एमडी कर चुका हूँ, इवन दो आई एम, मतलब मेरी ड्यूटी लगभग 17 to 18 आवर्स अ डे मैं वर्क करता हूँ। बट एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप कोई इंजीनियरिंग चूज करते हो, बाकी कैरियर चूज करते हो, तो आपका एक स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर यही होता है, मैक्सिमम 7 to 8 ईयर होता है। ये ऐसी सब्जेक्ट है कि यहाँ पढ़ने के लिए आपका स्टूडेंट कैरियर हमेशा चलते आ रहा है। अभी भी हॉस्टल में रह लेता हूँ, अभी भी मैं घर पे रह लेता हूँ, कहीं भी रह लेता हूँ। तो एक इसमें मजा भी है आपको, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर इस चीज से किक मिलती है तो ही आप इस फील्ड को चूज करिए, नॉट फॉर अर्निंग, नॉट फॉर रिस्पेक्ट। भी बहुत से प्रोफेशन और भी प्रोफेशन है जो आपको रिस्पेक्ट देंगे, इवन पुलिस से लेके बहुत से प्रोफेशन है। आई एम नॉट टॉकिंग में सिर्फ आईएएस पीसीएस इन्हीं को रिस्पेक्ट मिलती है, या डॉक्टर को रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट हर प्रोफेशन में है। कोई भी रिसर्चर, कोई भी कुछ भी अच्छा करता है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, जो भी अपने फील्ड में एक्सेल करता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। बट इसमें एक सेटिस्फेक्शन है कि एक लाइफ सेव करने का जो चांस है ना, वो सिर्फ आपको यहीं मिलता है। आई डोंट थिंक कि मतलब शायद कोई ऐसी फील्ड है जो आपको लाइफ सेव करने की अपॉर्चुनिटी देती है, या किसी का पेन रिलीफ करने की अपॉर्चुनिटी देती है, जो इमीडिएट पेन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल पेन और दैट, फिजिकल पेन रिलीफ करने का आपको आपको अपॉर्चुनिटी देती है, जो आपको दुनिया में कोई और नहीं देता। एंड इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग टू डू दैट। बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि जी अभी हम लोग ने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया कि किन स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड को लेना चाहिए एज अ करियर ऑप्शन और किस तरीके का स्कोप है। जी अब हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा आपने टच कर दिया है ऑलरेडी, कि अगर हम लोग मेडिकल को एज अ करियर लेना चाहते हैं तो किस तरीके के एग्जाम्स हमें देना पड़ेगा, और कौन से सब्जेक्ट्स में हमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज होना चाहिए, और किस तरीके का करियर पाथवेज हमारे पास है, कि ऑप्शंस क्या क्या है, ताकि हम लोग मेडिकल करियर को एज अ ऑप्शन या फिर अपना फ्यूचर ले सके। तो इंडिया में तो देखिए, इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस के सिर्फ दो ही एग्जाम अभी हैं। अभी वो है आपका नीट है, एंड और कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट के एग्जाम है जो उन्होंने अभी तक अपने पास रखे हैं। वो उसमें एम्स है, जिपमर है, एंड एम्स, जिपमर एंड सम अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं जो कि एग्जाम लेते हैं। इंडिया में किसी को भी अगर मेडिकल में एंट्री करनी है, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, यू हैव टू गिव नीट। नीट में आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट से आपको पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड इट्स अ वेरी बेसिक थिंग्स पूछी जाती हैं। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट, इवन मेरा ब्रदर है वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, कि दे गो फॉर वेरी हाई फाई थिंग्स, कि हाँ ये पूछे जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट जस्ट मिसगाइड यू, क्योंकि वो अगर आपको ये नहीं दिखाएंगे कि ये एग्जाम टफ है, तो आप कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे। तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकालो कि इट्स अ वेरी टफ थिंग, कि हाँ कुछ बच्चों को लगता है फिजिक्स बहुत टफ है, कुछ बच्चों को लगता है केमिस्ट्री बहुत टफ है।
एंड कुछ लोग को लगता है बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा रटने को है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि आपको नीट का थ्रू ही एंट्रेंस है, तो आपको नीट बेस देना है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और इसमें बेसिक्स जो हैं कि जो कि एनसीईआरटी लेवल या फिर जो कि कह ले कि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा मिसगाइड हुए बिना कि ज़्यादा की बहुत टफर या बहुत हायर लेवल जाने के बजाय, बिकॉज क्योंकि आपको उस जस्ट आप मेडिकल फील्ड में एंट्री करते हो, आपकी लाइफ बदल जाती है। आप क्या पीछे पड़े हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसका आई थिंक कि 5 to 10% ही आपको काम आने वाला है। इट जस्ट आपको कि वो सब्जेक्ट्स आपको एंट्री के लिए पढ़ने हैं, तो आपको उनको उन सब्जेक्ट्स को एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। इट्स नॉट कि आपको फिजिसिस्ट बनना है, ना कि आपको केमिकल इंजीनियर बनना है, ना कि आपको जूलॉजी पढ़ के या टैक्सोनॉमी पढ़नी है, ना बॉटनी पढ़नी है। जस्ट कि आपको एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से क्रिस्प और टू द पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है। तो और नीट में है कि आपको रैंक आती है। इट्स लाइक कि पहले होता था कि ऑल इंडिया का अलग एग्ज़ाम होता था, स्टेट के लिए का अलग, अभी सारे एग्ज़ाम एक कर दिए गए हैं। आप मान लीजिए आप यूपी से हो, तो आप जब फॉर्म भरोगे तो आप लिखोगे कि यू बिलोंग टू द यूपी। तो आपकी उसी सेम एग्ज़ाम में जितने बच्चों ने यूपी का डाला होगा अपना नेटिव स्टेट, तो उनका दो रैंक आ जाएगी, एक ऑल इंडिया की रैंक आ जाएगी और एक यूपी की रैंक आ जाएगी। तो आपको जिस भी रैंक से आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है काउंसलिंग में आपको मिलेगा वो होगा। और सेकंड है कि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से 50th परसेंटाइल से ज़्यादा नंबर आएंगे तो ही होगा। लाइक कि ये आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन की रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके नंबर 50th परसेंटाइल से ऊपर नहीं है तो आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, आइदर प्राइवेट या गवर्नमेंट। और आफ्टर उसके बाद आपके पास कैरियर ऑप्शन बचता है अब्रोड में एमबीबीएस करने का। तो अब्रोड में एमबीबीएस करने के लिए मोस्ट ऑफ द जितने भी, इवन नेपाल जैसा कंट्री में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट वो इजी होता है, आपको क्लियर करना आसान होता है। दे टुक अ लॉट ऑफ फीस ऑल्सो। तो इट्स डिपेंड अपॉन कि आप कितना पढ़ाई करते हो, कैसा करियर चुनना चाहते हो, आपका कैसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से आगे के क्वेश्चन में मैं तो हेलो हाँ जी सर, मैं आपका आवाज़ आ जी रहा है। इंस्टीट्यूट के बारे में आई थिंक आपका अगला क्वेश्चन शायद इंस्टीट्यूट के बारे में, कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करना चाहिए आफ्टर आफ्टर अ, गेटिंग सेलेक्ट। थोड़ा-सा सर, जैसे कि आपने, हाँ जी सर, जैसे एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा आपने ओवरव्यू दिया, तो इसी को क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि जैसे कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, जी, तो उनके लिए किस तरीके का एग्ज़ाम अपीयर करना पड़ता है? और अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो किस तरीके का एग्ज़ाम को उनको क्लियर करना पड़ेगा? तो ब्रीफली इनके बारे में थोड़ा-सा आप बता सकते हैं काइंडली? फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए एवरी फॉरेन यूनिवर्सिटी या एवरी फॉरेन कंट्रीज हैव एंट्री एग्जाम फॉर दैट। तो हर कंट्री में आपका, जैसे आपको यूएस में करना है तो यूएस का आपका एंट्री एग्जाम उनका अपना है, सबका क्राइटेरिया। यूके में करना है तो क्राइटेरिया है। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि इंडिया में जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्री से आप इंडिया में आप जब भी आते हो एमबीबीएस करके, तो आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना पड़ता है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इंडिया में यूएस से अगर आप किए हो, मेडिकल स्टूडेंट यूएस के रहे हो वहाँ की, और या यूके के रहे हो, तो आप डायरेक्ट इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी सब जगह का जहाँ तक मुझे पता है, मुझे एकदम एग्जैक्टली ये नहीं पता कि सारी कंट्रीज़ का नहीं पता, बट यूएस एंड यूके में आपने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस वहाँ पे डिग्री होती नहीं है, वहाँ पे एमडी डिग्री ही होती है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन ही होता है। एंड उनका करिकुलम बिल्कुल अलग होता है। हमारे यहाँ के करिकुलम जो वहाँ यहाँ पे एमबीबीएस होता है, उसके बाद से आप एमडी करते हो, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ये मतलब था कि पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मतलब कि बाकी जगह से आप करते हो तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होता है। बट अभी आपके लिए अच्छी बात ये है कि इंडिया में भी आपने एमबीबीएस किया है तो भी वही सेम एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, और फॉरेन से किया है तो भी वही सेम एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। आपकी वही एग्ज़ाम के मार्क्स सब्सिक्वेंट स्टडीज़ में आपको काम आएंगे। जैसे कि आपको पीजी, उसके बाद आपको जैसे एमडी का एंट्रेंस होता है जिसको नीट पीजी बोलते हैं,
तो एमडी एंट्रेंस के लिए भी सेम ही एग्जाम आपको देना है जो आपको एग्जाम, तो उसमें आपका 50th परसेंटाइल अगर आता है तो आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। आप इंडिया में एज एमबीबीएस प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो। उसमें जो आपका मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी फॉर द नीट पीजी, एमडी या एमएस जिसको बोलते हैं। उसके लिए आपकी काउंसलिंग उसी मार्क्स के बेसिस पे होगी आगे। तो आप चाहे अभी इंडिया से पढ़े हो चाहे आप बाहर से पढ़े हो, अभी आपके लिए सब्सिक्वेंट डेज में सेम है। जब मैंने एमबीबीएस करी है तब ये चीज़ नहीं थी, बट आगे आने वाले से दो 2023 से नेक्स्ट होने जा रहा है। यानी 2018 में जिस बच्चे ने एमबीबीएस ज्वाइन किया था उसको नेक्स्ट देना ही, चाहे वो इंडिया का ग्रेजुएट हो चाहे बाहर का ग्रेजुएट हो। तो अभी ओ, कोई बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके ओके सर। हम्म। और जैसे कि हम लोग समझ गए कि हाँ, कोई किसी को इंटरेस्ट है तो क्या चीज़ लेके उसको मेडिकल फील्ड में घुसना चाहिए, और एक जी। ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया कि किस तरीके का एग्जाम्स हो गए, और जी। कैसे कैसे हम लोग के अपॉर्चुनिटीज बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। हम्म। तो हम्म। मेरा एक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि मेडिकल फील्ड ले लिए, तो उसमें हम्म। किस तरीके का अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है और किस तरीके का चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस में जाता है तो शायद उसको एक हाफ नॉलेज हो सकता है कि ही और शी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द हम्म। काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो क्या उनको चैलेंजेस अपने दिमाग में रखना चाहिए और क्या अपॉर्चुनिटीज उनके दिमाग में रहना चाहिए मेडिकल फील्ड में घुसने से पहले, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली अगर आप बात कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट वैसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, बट चैलेंजेस कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और चैलेंजेस हैं। और हार्ड वर्किंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग फील्ड है। आपको मान के चलना है। और बड़ा एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत लंबी है। कैरियर आपका जो पंकज सर का शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। पंकज सर अभी अवेलेबल है आप? हम लोग कुछ देर वेट कर जाते हैं, पंकज सर जब तक आते हैं तब तक सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी है। रिक्वेस्ट है कि वो अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी उनके डाउट्स है वो आप सोच सकते हैं। हाँ पंकज सर, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। पंकज सर अभी आप ऑनलाइन है? पंकज सर के यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, तो 2-3 मिनट हम लोग वेट करेंगे। तब तक सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, आप लिख सकते हो। हाँ पंकज सर, आपका शायद म्यूट है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके काइंडली। अभी। हाँ, अभी आवाज़ ओके। क्लियर आ रही है। ओके। ओके। तो सर तो आप कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे थे। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो देखिए, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पहले भी आपको डिस्कस कर दिया था। अपॉर्चुनिटीज़ इज़ लाइक कि मतलब कि आपको आप अगर फॉरेन में, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आफ्टर एमबीबीएस मतलब आप सेटल कहाँ होना चाहते हो, लाइक कि आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, इंडिया में सेटल होना चाहते हो, एंड सेटल होने के साथ साथ आप कैसा वर्क करना चाहते हो। लाइक कि आपको अगर टेक्निकल वर्क में जाना है इसके साथ, तो आपकी बहुत सी इंडस्ट्री जैसे कि आपको मैं कॉमन भाषा में बताता हूँ, जैसे कि पेसमेकर सभी जानते होंगे, पेसमेकर जानते होंगे। आई थिंक कि सब लोग मेटालिक स्टेंट जानते होंगे, जो कि हड्डियाँ टूटती हैं तो लोग काम भाषा में बोलते हैं रॉड्स पड़ते हैं या पड़ते हैं। और सबसे कॉमन तो आपको मैं ये बता दूं कि अभी लाइक कोविड वैक्सीनेशन हुआ, कोविड वैक्सीन जो लगी है, तो इस सब फील्ड में भी आपको अपॉर्चुनिटी है कि ये सब टेक्निकल फील्ड है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में रह के काम करना है, रिसर्च फील्ड है यहाँ।
कि आपको कोई वैक्सीन डेवलप करने से लेके वैक्सीन की क्वालिटी चेक करने तक इस समय डॉक्टर का काम लगता है। इवन कोई भी मेडिकेशन है आपको फार्मा कंपनी में ज्वाइन करना है, फार्माकोलॉजी से एमडी होता है, आपको कोई फार्मा कंपनी में काम करना है तो उसमें अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको इसको ब्रेक करके बता देता हूँ कि मेडिकल फील्ड में देखिए कि इसके बाद आप एमबीबीएस करने के बाद आपके पास 17 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन 17 सब्जेक्ट्स में मोटा मोटी मैं बताता हूँ जिसमें स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो। तो आपको मैं जब आदमी एमबीबीएस में घुसता है तो उसको पहला होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेम। एक एक सब्जेक्ट के मैं ऐसे बता देता हूँ कि अगर आपको एनाटॉमी में स्पेशलाइजेशन करते हो, एनाटॉमी इज लाइक कि आपको बॉडी के हर पार्ट के बारे में पता है। तो इनका है कि ये पहला तो एकेडमिक्स में इनका काम लगता है। स्टूडेंट हैं जो एकेडमिक्स में काम लगता है कि आप पढ़े होंगे कि बच्चा स्टूडेंट में जाता है जो कैडवर पे पढ़ाते हैं, तो ये बेसिक साइंसेस में आते हैं ये। सेकंड, इनका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो बहुत टफेस्ट सर्जरी होती हैं लाइक ब्रेन सर्जरी होती हैं, उनकी एक एक नर्व्स की एनाटॉमी आपको जाननी होती है, उतना सर्जन या फिर उसको स्किल्स नहीं होते हैं। दे गोज इन, उसमें वो जाते हैं, उसमें वो सर्जन को गाइड करते हैं कि हाँ कि यहाँ पे आपको कैसे करना है। वैसे ही फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में आपको बहुत से रिसर्च फील्ड में जाते हैं, जैसे कि आपको मतलब कि आपको लंग में वाले फंक्शन टेस्ट होता है, इसकी मशीन्स बनानी है, या जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उन पे टेस्ट होते हैं बहुत से, उनको डेवलप करते हैं ये। बायोकेमिस्ट्री किसी मतलब बहुत ही इजी चीज़ है, मतलब कि सबको पता है कि हर कोई ब्लड शुगर लेवल अपना टेस्ट कराता है। तो ब्लड शुगर लेवल बायोकेमिस्ट्री वाला पर्सन आपको टेस्ट करके रिपोर्ट भी देता है, साथ साथ वो बायोकेमिस्ट्री लैब में जो आपका शुगर स्ट्रिप टेस्ट आती है उसको डेवलप करने में, उसको बनाने में, उसकी क्वालिटी चेक करने में, उसमें भी डॉक्टर लगते हैं। उसके बाद आपका आता है पैथोलॉजी, आता है फार्माकोलॉजी, आता है माइक्रोबायोलॉजी, आता है एंड फॉरेंसिक मेडिसिन आता है। तो पैथोलॉजी भी आपको, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सारी डिजीज आपको पता होना चाहिए, सारी जो बायोप्सीज जाती हैं, सारे आपके जो ब्लड टेस्ट जाते हैं, ये पैथोलॉजी के अंडर में आता है। फिर फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का बहुत सारा है। फार्माकोलॉजी एक टीचिंग जॉब में भी यूज होती है, जो स्टूडेंट को टीच करने के लिए की जाती है। सेकंड, फार्मा कंपनी में फार्माकोलॉजी का बहुत रोल है। जितनी भी ड्रग्स मेडिसिन बनती हैं, मैं बता दूं कि आज अगर आज आपके पास कोई मेडिसिन आती है, आज मार्केट में अगर कोई भी नई मेडिसिन आई, लाइक कि आपको आपने सुना होगा कि कोविड वैक्सीन, उसको फास्ट ट्रायल किया गया है, कि मतलब कि उसको इतना जल्दी, जनरली उसका फेज 4 ट्रायल उसको नहीं किया गया। फेज 4 ट्रायल जो आपका वैक्सीन लग चुका है, इसी से अभी उसके रिजल्ट देखे जा रहे हैं। तो उसको जल्दी वैक्सीन डेवलप की। कोई भी अगर वैक्सीन से लेके कोई भी ड्रग आती है तो उसको कम से कम 10 साल ट्रायल करके लगते हैं। तो उस वैक्सीन से अब दवाई को डेवलप करने से लेके मार्केट तक आने में, इस सब में डॉक्टर का रोल होता है। माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में कोई इम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक कि सबने एक थ्रिलर मूवीज देखी होंगी, मर्डर मिस्ट्रीज देखी होंगी, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्या रोल होता है। तो ये चीज़ें आपको पता है। एक बहुत ही एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि आपको उनके लिए होता है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन से एमडी होते हैं। एपिडेमोलॉजिस्ट की बात मैं बताता हूँ। एपिडेमोलॉजिस्ट इज लाइक कि आपको एवरी डे, एवरी मतलब हर साल, जैसे आपके यहाँ पे मैं यहाँ गोरखपुर में रहता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा ताल है, रामगढ़ ताल है। तो उस रामगढ़ ताल का पानी का क्वालिटी चेक जाता होगा, इज इट पानी फिजिबल है कि नहीं, कि वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स किए जा सके ना या ना सके। मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, किसी के यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल होगा, कहीं भी एक कॉमन स्विमिंग पूल होगा, तो स्विमिंग पूल की वाटर टेस्टिंग जाती है कि यहाँ के उस पानी में आदमी जाता है तो बीमार तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें 10 तरह के आदमी आएंगे एवरी डे, उसकी क्या वैल्यू होती है क्या नहीं होती, ये एपिडेमोलॉजिस्ट देखता है। एपिडेमोलॉजिस्ट देखता है कि हाँ कि कहीं पे जैसे कि कोविड फैल गया, आपने देखा होगा जब पहली बार कोविड फैला था तो कुछ कुछ पॉकेट्स में आपको लॉकडाउन लगाए जा रहे थे, पहले तो सब जगह लॉकडाउन लगा था, फिर पॉकेट्स में लगा। तो ये एपिडेमोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो देखता है कि अगर इस पॉकेट में ज्यादा बढ़ रहे हैं केसेस तो यहाँ पे लॉकडाउन कर देते हैं, तो इस केसेस को यहीं पे कन्फाइन कर देते हैं, यहाँ पे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर यहाँ के पेशेंट, यहाँ के पर्सन माइग्रेट करेंगे। तो एपिडेमोलॉजी इज अ वेरी बिग ब्रांच और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, कि चाहे जो घर घर जाके जो पोलियो का टीका लगता है, उसमें कितने लोग को सीरो पॉजिटिव है, मतलब कितने लोग में एंटीबॉडी हो चुकी है, अब पोलियो का टीका लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। लाइक पहले स्मॉल पॉक्स होता था, अभी हमारे कंट्री से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया। तो ये किसने, मतलब किसने कहा, कि किसने सर्वे करके बताया,
कि इरेडिकेट हो गया, अब हमको स्मॉल पॉक्स का टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है हमारे इंडिया में। हमारे यहाँ से पोलियो एलिमिनेट हो चुका है। तो ये किसने बताया? ये एपिडेमोलॉजिस्ट का काम होता है। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, देखिए ईएनटी, ऑप्था, ये सब चीज़ें मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि ये सबको पता है कि ईएनटी वाला डॉक्टर क्या करता है, ऑप्था वाला डॉक्टर क्या करता है, गायनी का डॉक्टर क्या करता है, फिजिशियन क्या करता है, सर्जन क्या करता है, पीडियाट्रिशियन क्या करता है। तो इस सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी, मैंने इतने आपको 16 सब्जेक्ट बताए, और भी हैं। रेडियोलॉजिस्ट होता है जो कि अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे करता है, सीटी करता है। आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द लोग जो अभी यहाँ पे सुन रहे होंगे ये नहीं जानते होंगे, बट रेडियोलॉजी इज द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच। मोस्ट डिमांडिंग मतलब कि सबसे हाईएस्ट रैंक पे भर जाती, उठ जाती है रेडियोलॉजी। आफ्टर जब आप एमबीबीएस करने के बाद आप पीजी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हो एमडी एमएस लेवल पे, तो मोस्ट ऑफ द लोग को लगता है कि रेडियोलॉजी क्या करता है, वो तो बैकग्राउंड में रहता है। बट रेडियोलॉजी जो है सबसे आगे भरती है, सबसे ज़्यादा उसमें। बट उसको, उसके डॉक्टर को आई थिंक कि कोई भी अपने रेडियोलॉजिस्ट का नाम नहीं जानता होगा। कोई भी शायद अल्ट्रासाउंड कराता हो, कोई भी अपने फिजिशियन का नाम जानता होगा, अपने सर्जन का नाम जानता होगा, अपने गायनोकोलॉजिस्ट का नाम जानता होगा। वही गायनोकोलॉजिस्ट उसको बार बार अल्ट्रासाउंड के लिए भेजता है किसी के पास, बट ही डजंट नो कि उसको नाम नहीं पता होगा कि अल्ट्रासाउंड क्या। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेता है, अपने डॉक्टर के पास आता है, दिखाता है, बताइए क्या हुआ। तो इस फील्ड में कई तरह की अपॉर्चुनिटी है। आपका कैसा कैरियर चाहते हो, आपका कैसा लाइफस्टाइल चाहते हो, आप कैसा वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, और आपको क्या किक देता है। रिस्पेक्ट और अर्निंग सब में है। आपको कैसा इंटरेस्ट है, आप कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो, आप कैसा लाइफ चूज करना चाहते हो। ये बहुत ही डिस्टेंस बात हो जाती है, क्योंकि आई थिंक कि मतलब हम लोग को बात अभी सिर्फ एमबीबीएस की एंट्री लेवल पे करनी चाहिए कि आपको एमबीबीएस में एंट्री क्यों करनी चाहिए। ये मैं 15-16 चीजें मैंने इसलिए बताई कि ये आपको पता चले कि हाँ कि आपका ये चीजें होती हैं, आप एमबीबीएस में एंट्री करते हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल पंकज सर। जी। जैसे कि और आपने इतने सारे हाँ जी सर। जी, चैलेंजेस के बारे में बात करें तो हर सब्जेक्ट के अपने चैलेंजेस है। जैसे कि आप क्लिनिकल ब्रांचेस में रहते हो, आप एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको मैं एमडी मेडिसिन हूँ, तो मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि कोई पेशेंट ये बोल के आगे, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो मेरे पास आना है, ठीक है। तो वो मेरे पास जब आएगा तो वो, ये हार्ट अटैक का कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं होगा। रात को 2 बजे भी आ सकता है, रात को 4 बजे आ सकता है, सुबह को 8 बजे आ सकता है, सुबह को 12 बजे आ सकता है। ये एक मेरे फील्ड का चैलेंज हो गया। एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास उसके कॉम्प्लिकेशन कभी भी आ सकते हैं, कभी भी बच्चा डिलीवरी कभी भी हो सकता है, पीरियड। तो ये चैलेंजेस हैं, कुछ सब्जेक्ट में नहीं है। आपको अल्ट्रासाउंड कराना, आप चाहो तो अल्ट्रासाउंड रात दिन में करो, रात में ना करो, कोई भी आपके पास आने, क्योंकि जाने को तो वो जाएगा, किसके पास जाएगा? फिजिशियन के पास जाएगा, है ना। बिल्कुल सर। जैसे जी। मुझे अभी तक समझ में आया है कि जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत ही वास्ट है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम बट लग इसमें जाएगा कि सिर्फ मतलब अपॉर्चुनिटी हर तरह की है, कि आपको ये सिर्फ नहीं सोचना है कि हाँ कि आपको सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी फील्ड है, बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है। आप कम डिमांडिंग वाली चीज़ें भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप एज अ टीचर खाली जॉब करना चाहो तो कर सकते हो, सुबह में लेक्चर लेना, आप चले आना। लाइक 9 to 5 जॉब भी हो सकती है आपकी। इट डिपेंड कि आप कैसा चाहते हो क्या नहीं, बट वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस फील्ड में जाओगे। बिल्कुल सर। तो जी। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, चैलेंजेस इन रिलेशन बहुत ही कम है, और मेरे ख्याल से अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही ऑब्जेक्टिवली अपना करियर चुना होगा तो वो चैलेंजेस को भी कहीं ना कहीं उसने हम्म। ऑप्ट कर लिया होगा। तो मेरे ख्याल हम्म। से चैलेंजेस इतना बड़ा नहीं है जिस तरीके का अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में है। तो थोड़ा सा हम्म। आगे बढ़ाते हुए आप बहुत ही ब्रीफली अगर हमें आइडिया दे सकते हैं कि किस तरीके के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इंडिया में अवेलेबल है जो कि हमें मेडिकल फील्ड के लिए तैयार करता है, बहुत ब्रीफली सर। ये इंडिया में कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हर लेवल के हैं, कि यहाँ पे अभी तो कॉलेज की रैंकिंग होने लगी। लाइक कि अगर टॉप मोस्ट आप जाना चाहो तो एम्स है, जिपमर है, केईएम है, एमएमसी है। ये सब बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस माने जाते हैं, बट आई वांट टू एम्फेसाइज कि एमबीबीएस इज जस्ट एंट्री लेवल थिंग, ठीक है। एमबीबीएस में आपको, तो ये मैं स्टूडेंट को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि उनको शायद ये सोच के बहुत ही हैरानी हो। आप अच्छा कॉलेज चुनिए, बट ये ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज ही आपको एमबीबीएस लेवल पे, सिर्फ कॉलेज ही सिर्फ डिसाइड नहीं करता है।
लाइक कि हो सकता है कि आप बहुत ही पीछे के कॉलेजेस में जाके कॉलेज फ्रॉम बहुत रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर जिस अभी 2 साल 4 साल पहले ही खुला हो, वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए, बिकॉज कि एमबीबीएस जो है इट्स अ वेरी एंट्री लेवल। अगर जैसे आपको अच्छा सीखना है या अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उसके लिए पीजी लेवल पे आपको ज़्यादा सिखाया जाएगा। एमबीबीएस इज जस्ट एंट्री लेवल, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉलेज मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से एमबीबीएस करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपके अच्छे कॉलेज के लिए आप ना जाओ, आप अच्छे कॉलेज के लिए जाओ, जो कॉलेजेस की रैंकिंग अच्छी है, अच्छी बात है। बट एमबीबीएस के लिए मोर और लेस सब जगह एक ही बराबर की पढ़ाई होती है। इट्स मतलब इतना बेसिक है कि हर टीचर को हर एमबीबीएस लेवल पे उनको पढ़ाने के लिए अच्छा आता है, उनको देने के लिए इतना कुछ है कि एमबीबीएस में आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे अगर आपका टीचर देना चाहे तो एमडी लेवल या फिर जब पीजी में आप जाते हैं तो उसमें कॉलेज आपके ज़्यादा मैटर करता है, ना कि एमबीबीएस लेवल पे। ये मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। बाकी मैंने जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके नाम आपको मैंने बता दिए, जो कि इंडिया में बहुत रिनाउंड हैं, जिनके लिए बहुत क्रेज़ है। जैसे यूपी में केजीएमसी है, महाराष्ट्र में केईएम है, टोपी वाला है, कर्नाटका में वेल्लोर है, इधर में असम साइड में आपका जीएमसी मेडिकल, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है, कोलकाता में क्या बोलते हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, केजीएमसी है, बिहार में पीएमसीएच है। तो ये सब मतलब बहुत ही टॉप के मेडिकल कॉलेज हैं, जिनके बहुत क्रेज है, जिनकी बहुत डिमांड है जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हम लोग मोर और लेस इसको कवर कर चुके कि किस टाइप का जॉब है और वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। लास्ट क्वेश्चन जिसके साथ हम लोग अपना वेबिनार एटलीस्ट एक्सपर्ट से लेना चाहेंगे, वो है कि रोल ऑफ पेरेंट्स क्या होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखते रहिए। हम लोग सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग का एक्सपर्ट से, हमारे पंकज सर के तरफ से जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग बेसिक एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम लिमिट में हम लोग एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस कर पाए। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हम लोग सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने से शुरू कर देंगे। तो पंकज सर, थोड़ा सा हम लोग बहुत ही ब्रीफली समझना चाहेंगे कि जैसे एक स्टूडेंट अपना करियर चुनता है, तो उसमें उसका, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद का पैशन होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम लोग ने अपने लाइफ में भी देखा और अपने सराउंडिंग में भी देखा कि एक स्टूडेंट का करियर चुनने में उसके उनके पेरेंट्स या तो उनके सोसाइटी बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। तो हम्म। उनके लिए आपके तरफ से क्या एडवाइस रहेगा, क्या सजेशंस रहेंगे, क्या पॉइंटर्स रहेंगे, ताकि एक स्टूडेंट अपने करियर को बहुत ही इन्फॉर्म्ड वे में, साइंटिफिक वे में और पैशनेट वे में उसको ले सके। लेकिन पेरेंट्स का रोल और कि स्टूडेंट का रोल? पेरेंट्स का रोल ना। पेरेंट्स का रोल सर, पेरेंट्स पेरेंट्स का। का पेरेंट्स का आई थिंक कि अब आज के सिनेरियो में पेरेंट्स का रोल यही है कि मैक्सिमम फ्रीडम दें अपने बच्चे को, कि उनको अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एंड सेकंड थिंग है कि आपको अबाउट ज्वाइनिंग अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, या फिर है ना कि मतलब कि थोड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो चाहिए होता है पेरेंट्स की तरफ से। एंड समथिंग मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन चाहिए होता है। इफ़ यू अगर आप अपने बच्चे को ये मोटिवेट कर सकते हैं ही कैन डू इट, तभी वो कर पाएगा। क्योंकि एक जो 9 to 12 है, या फिर जो बच्चों की 15 to 18 या 19 20, यही 17 to 19 20 यही उम्र होती है मेडिकल फील्ड में एंट्री की। बहुत ही मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू डीमोटिवेट यू। तो इफ़ योर पेरेंट्स आर विथ यू एंड दे आर इनकरेजिंग यू, तो आपको मतलब कि एक अंदर से मतलब एक बल मिलता है कि आप कुछ कर सकते हैं कि हाँ। और एटलीस्ट पेरेंट्स का मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, मैंने एक चीज़ देखा है कि पेरेंट्स या इंडियन पेरेंट्स का है कि दे वांट टू टेक द सेफ साइड। उनको लगता है कि हाँ बेटा, तुम एमबीबीएस करना चाहते हो, एक काम करो बीएससी कर लो, साथ में एडमिशन ले लो और तुम साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो। अगर नहीं हुआ तो
इसमें कुछ ना कुछ तुमको एक डिग्री मिल जाएगी, आगे कुछ कर पाओगे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सेफ साइड चलने का है ना, कि ये चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ आई थिंक मैं अपनी लाइफ में कभी सेफ, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। समबडी कैन डिफर विथ इट, और हो सकता है कि किसी के लिए वो अच्छा बना हो, किसी के लिए नहीं। बट ये जो सेकंड थॉट या सेकंड ओपिनियन अगर आप किसी बच्चे के मन में डालते हो ना, तो वो चीज़ आप बच्चे के मन में डाउट डालते हो। और एक बार बच्चे के मन में डाउट चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं सम पार्ट ऑफ फेलियर में वो भी उसको पार्टिसिपेट करता है। अगर किसी के पास एक है ना कि एक सेकंड लेवल की थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी होगी ना, तो हो सकता है कि वो उस फर्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी के लिए उतना मेहनत ना कर पाए जितना उसको करनी चाहिए, अगर उसके पास कोई एक सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, थैंक यू सर। हम लोग आगे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड शुरू करने वाले हैं, बट उसके पहले हम लोग सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन लिखते साथ साथ एक हमारा एम्पायर यू का एक बहुत ही छोटा सा 1 मिनट जैसा एक सर्वे है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एडमिन को कि चैट बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दे। वो कोई आप जो भी फील्ड ले रहे हो उसके बारे में एक बेसिक आपको अवेयरनेस है या नहीं है उसके बारे में एक क्वेश्चंस वगैरह है, तो बहुत ही एक जनरल क्वेश्चंस है। सबको रिक्वेस्ट है कि एज एंड व्हेन वी प्रोग्रेस इन द क्वेश्चन एंड आवर सेशन, और जैसे जैसे पंकज सर सारे आंसर्स दे रहे, तो सब 1 मिनट निकाल के मतलब सेशन के दौरान वो सर्वे का और मतलब रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो पंकज सर, पहला क्वेश्चन आलोक कुमार पंडित से आता है कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू क्रैक नीट एग्जाम, संजीवन तो इसके बारे में थोड़ा संजीवन ब्रीफली आप बता हाँ आशीष। I think Pankaj sir has left because of network issue. Let him connect. ओके, तो जब तक पंकज सर हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि एक लिंक आप लोग देख सकते हो एम्पावर यू के तरफ से शेयर किया गया, तो आप सब उस सर्वे को फिल कर सकते हो। बहुत ही एक बेसिक एक 1 मिनट जैसा सर्वे होगा। पंकज सर, आर यू एबल टू हियर अस? यस यस। वो आप क्वेश्चन आप बोल सकते हो, मैं उसका क्वेश्चन जो भी जिसका आपको। ठीक है पंकज सर, हम लोग बहुत ही ब्रीफली सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन आलोक कुमार पंडित जी से आया है, एंड हिज क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू क्रैक नीट। तो बहुत ब्रीफली अगर आप इसके बारे में ब्रीफली बता देखिए, सकें। आपको परसेंटेज रिक्वायर्ड इज नॉट अबाउट कि आपका फिक्स परसेंटेज नहीं है। इट्स अबाउट 50th परसेंटाइल। 50th परसेंटाइल मीन्स कि मोस्ट ऑफ द 50% बच्चे ने जितने नंबर पाए होंगे, जो मैक्सिमम जो टॉप के 50% होंगे, वो क्वालिफाई करेंगे टू अटेंड द टू अटेंड द क्या बोलते हैं आपको, काउंसलिंग फॉर द ये आइदर प्राइवेट और द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब आपको बताता हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड मान के चलिए कि आपकी 70 लाख टू 1 करोड़ के अराउंड फीस पड़ती है। एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीटें कम है। सीटें इन द सेंस कि 6000 टू 12000 के करीब में सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको टॉप के 12000 में आना पड़ेगा। टॉप 12000 लोग जो होंगे वही आपको आ पाएंगे। एंड इट डिपेंड अपॉन कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, इस पे आपके कैटेगरी रैंक पे डिपेंड करेगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आपके पास फाइनेंशियल सोर्सेस हैं तो आपको 50th परसेंटाइल के ऊपर जाना पड़ेगा। जनरली आपका 50th परसेंटाइल के ऊपर जो रहता है उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इजीली मिल जाता है। ओके ओके सर। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुप्रिया जी के तरफ से है, एंड शी आस्क्स हम्म। दैट व्हाट इज द मिनिमम इयर्स ऑफ स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर। मेरे ख्याल से इसका कोई सिंगल वो मैं आंसर नहीं होगा। सिंगल आंसर हम्म, कोई मिनिमम ईयर्स नहीं है। इट्स अबाउट कि आप कैसा अपना स्किल सेट डेवलप करना चाहते हो। क्योंकि मेडिकल फील्ड में कैरियर में, मेडिकल फील्ड का किसी भी कैरियर में कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं। आप लर्निंग के कैरियर में, लर्निंग का कोई एंड पॉइंट नहीं होता किसी भी कैरियर में। तो और खासकर मेडिकल बिल्कुल फील्ड में बिल्कुल तो सर। आपका कभी लर्निंग का एंड पॉइंट हो ही नहीं सकता है। इट डिपेंड कि आप कहाँ मेरे जाना चाहते हो। आपको बेसिक में बता देता हूँ, 5.5 साल का एमबीबीएस होता है, 3 साल का उसके बाद एमडी होता है, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी डीएम या एमसीएच होता है, वो भी 3 साल का होता है। इट्स अ डिग्री कोर्सेस। उसके बाद बहुत से फेलोशिप्स होती है, और लर्निंग तो आपकी लाइफ लॉन्ग चल रही है। तो आप
कैरियर कितना बड़ा है, क्या करना चाहते हो, आपके इंटरेस्ट और आपके सब्सिक्वेंट आप जब पढ़ते जाओगे आपको सबकी प्रोज एंड कॉन्स पता चलती जाएंगी, आप आगे क्या करना चाहते हो तभी आपको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से करियर इज ऑलवेज लाइक अ लैडर, और वो लैडर का एंड पॉइंट नहीं है, हम लोग बढ़ते जा सकते जी। हैं जैसे जैसे हम लोग का इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज डेवलप होते हैं। इसीलिए मैंने कहा मेरे ना कि ख्याल आपको से अगर इसमें हम्म, इंटरेस्ट है तो आपको जर्नी में मजा आएगा, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट है नहीं। तो अगर इस जी। हेलो। पंकज सर, आर यू? यस सर, हाँ आप ऑडिबल है। ओके ओके। आई थिंक संचिता सरकार का जो क्वेश्चन है हम लोग मोरलेस उसको कवर कर चुके हैं कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड टू इन नीड टू गेट इन गवर्नमेंट कॉलेज। जी। इसमें कुछ ऐड करना है सर, या फिर इज इट नहीं ऑलरेडी वो तो कवर्ड? हमने आंसर कर दिया पहले। ठीक है ठीक है। So next question comes from Ayush, and he asked that what are the qualifications required for a neurosurgeon and cardiosurgeon? तो इसके बारे में ब्रीफली अगर आप बोल इसके सकते बारे हैं। में भी मैंने आपको बता दिए। आपको अगर न्यूरो सर्जन या कार्डियो सर्जन बनना है तो फर्स्ट यू हैव टू गेट इन टू एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद से आपको फिर से एक नीट पीजी का एग्ज़ाम देना है। नीट पीजी इट्स लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड वेरी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको नीट से भी टफ नीट पीजी होता है। एंड उसमें आपको सर्जरी में जहाँ से भी अलॉट होगा कोई एमएस सर्जरी करनी है, एंड एमएस सर्जरी के बाद से फिर से सुपर स्पेशलिटी के लिए होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको आप क्रैक करेंगे तो आपको एमसीएच डिग्री मिलेगी। एमसीएच में आपको या तो न्यूरो या कार्डियो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो तब आप कार्डियो सर्जन या न्यूरो सर्जन बन सकते हो इन इंडिया। ठीक है सर। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिवाकर कुमार के तरफ से है वो भी हम लोग ऑलरेडी एड्रेस कर चुके, बट देन इफ यू नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स, व्हाट इन इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मेडिकल डिग्री एंड अब्रॉड मेडिकल डिग्री, क्योंकि अभी यूक्रेन क्राइसिस भी इन्होंने चल रहा है। इनका तो इनका काफी इन चीज। क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन इंडियन एमबीबीएस डिग्री एंड यूके डिग्री। तो फर्स्ट थिंग कि एमबीबीएस सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में होता है। बाकी सब जगह एमडी की डिग्री होती है। वहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आप एमबीबीएस करने के बाद फिर से एक पीजी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, फिर उसके बाद आपको एमडी मिलता है, और 3 साल एमडी में आपको किसी हॉस्पिटल में, एमडी में आपकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, आपका एक सिंगल एग्जाम लास्ट में होता है, और 3 साल आपको किसी जिस भी सब्जेक्ट में आपको बस उसमें काम करना होता है एज ए हाउस सर्जन या हाउस जॉब, मतलब या तो मतलब आपको जिसको बोलते हैं कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का। रेजिडेंट डॉक्टर मतलब कि जो हॉस्पिटल में ही स्टे करता है, इट्स लाइक उसको रेजिडेंट। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में आपको एक बेसिक साइंसेस में एडमिशन होता है, वहाँ मेडिकल कोर्स में यूएस यूके या मोस्ट ऑफ द अब्रॉड कंट्री में उनके यूएस यूके इन सब आप एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेते हो एंट्रेंस से। उसके बाद आपको आपका जो भी उसमें मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आपको अलग 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 जगह आप जो उनके मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें अप्लाई करते हो। उस हॉस्पिटल में आपको अप्लाई करते हो, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूएसयू के सारे हॉस्पिटल्स की अलग रिक्वायरमेंट होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अलग से इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आप उनके रिक्वायरमेंट और इंटरव्यू से जब आप सेलेक्ट होते हो या जो उनका होता है, उसके बाद आप वहाँ पे एक रेसिडेंसी ज्वाइन करते हो, और उसके बाद आपको एमडी डिग्री मिलती है। फॉर एग्जांपल कि यूएस में जो मेडिकल स्टूडेंट होगा वही मेडिकल स्टूडेंट नर्स भी बनेगा, वही मेडिकल स्टूडेंट फार्मा में भी जाए, मतलब बी फार्मा डी फार्मा जिसको बोलते हैं ना, फार्माकोलॉजी में भी जाएगा, वही मेडिकल बाकी जो पैरा मेडिकल कोर्सेस है उसमें भी जाएगा। एंड इट डिपेंड कि वो उस मेडिकल कॉलेज में, उस मेडिकल स्कूल में उसके कैसे मार्क्स आए, एंड आफ्टर दैट उसने कैसे अप्लाई किया कहाँ पे, और उसको उसने इंटरव्यू या उनका जो भी इंट्रेंस पर्सपेक्टिव था फॉर द रेसिडेंसी उसमें उसने कैसा स्कोर किया। इस बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि वो डॉक्टर बनेगा, कि वो पैरामेडिकल बनेगा, कि नर्सिंग स्टाफ बनेगा, क्या बनेगा। तो वहाँ पे हमेशा एमडी डिग्री मिलती है आपको। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूएस और यूके ऐसे है कि जहाँ की एमडी डिग्री इंडिया में बिना किसी एंट्रेंस के आपको इट्स मतलब वैलिड है। ठीक है, थैंक यू सर। इसके अलावा मेरे ख्याल से अनुप्रिया जी का जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं मोर और लेस, जिसमें उनका क्वेश्चन है कि मेडिकल स्टडी क्या एक्सपेंसिव है या नहीं है।
मेडिकल स्टडी आप डिपेंड करता है कि आपके कैसे मार्क्स आते हैं। मैंने अपनी पूरे एमबीबीएस मतलब पूरे एमबीबीएस कैरियर में आई थिंक मेरा एमबीबीएस 40 to 50 थाउजेंड भी पूरे मैंने अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए थे। मेरी फीस नॉमिनल थी, 3,000 रुपये मेरी एक साल की फीस थी। 3,000 नहीं, 1700 रुपीज़ एक साल की फीस थी मेरी। और हॉस्टल का मेरा 2,000 रुपीज़ में मेरे हॉस्टल मिला था, वो 5 साल के लिए मुझे मिला था। एंड दैट टू वॉज 1500 रिफंडेबल। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस में नॉमिनल फीस है, उसका कोई टेंशन ही नहीं आपको लेनी है। प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने पहले ही बता चुका, 70 लाख to 1 करोड़, सब में 1 करोड़ 20 लाख तक भी जाता है। Okay, sir. Next question जानवी जी का है. I think we have already covered it. Like what are the qualifications needed to become cardio surgeon? मेरे ख्याल से ये clearly हम लोग ने address कर चुके हैं. आई थिंक मैं I एक चीज और यहाँ पे रुकना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चे, वही मैं कह रहा हूँ कि आप जिससे फैसिनेट होते हो ना, कि आप देखते हो कि कार्डियो सर्जन, इसको बहुत सुंदर नाम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप जब मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं एमबीबीएस में घुसा था, जैसे कि मेरे फादर मतलब दूसरी पैथी के हैं, मतलब कि ही इज आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रॉम द बीएचयू। तो मेरे घर में एक पहले से ही एक माहौल था, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था। मुझे बचपन से ही पता था मुझे जान बनना तो डॉक्टर ही है। तो ये चीज़ था, बट मेरे दिमाग में पहले सर्जन था कि मैं सर्जन बनूंगा। बट जैसे जैसे मैंने एमबीबीएस की, मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिजिशियन बनना है। और आपको मैं ये बताऊं कि मतलब कि इसलिए बता दूं कि फिजिशियन के मतलब जो रैंकिंग होती है वो ज़्यादा, टॉप रैंकर बिकम फिजिशियन, और उसके बाद मतलब सर्जरी जो है वो लेटर रैंक पे बढ़ता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सर्जरी की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन मुझे फिजिशियन बनना था, मुझे ये अच्छा लगता है। तो आप इतना लंबा जो सोच रहे हो कि आपको कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना है, ये बनना है, ये वेरी लॉन्ग शॉट है। आप अगर आज अगर एमबीबीएस में घुसते हो, तो कार्डियोथोरेसिक सर्जन के एंट्रेंस के लिए आपको कम से कम 10 साल लगेंगे। तो आज से आप 10 साल बाद क्या आपका माइंड सेट होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। जस्ट कि आपको ये सब्जेक्ट के जो प्रोज एंड कॉन्स है वो आप सोच के चलो तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल सर. मेरे ख्याल से अगले 2-3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं कि व्हाट आफ्टर एमबीबीएस ऑन व्हाट बेसिस वी सिलेक्ट आवर स्पेशलाइजेशन. सर आप इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं कि इट हम लोग डिपेंड कि एमबीबीएस. आप जब एमबीबीएस करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। आपको सारे सब्जेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स अपने आप पता चलने लगेंगे, और आपका जैसा इंटरेस्ट होगा वैसा आप कर सकते हो। मैंने आपको एक बेसिक इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी ये बताई कि आपको इट्स नॉट अबाउट कि इट्स अ वेरी हेक्टिक सब्जेक्ट या हेक्टिक प्रोफेशन। ये इजी प्रोफेशन भी हो सकता है, हेक्टिक भी हो सकता है। आप कैसा लाइफस्टाइल चूज करना चाहते हो ये डिपेंड करेगा। एमबीबीएस इज जस्ट एंट्री लेवल कोर्स। Okay, sir. In the meantime, I would request all the students to kindly fill the basic survey form that is shared by Empire. इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो अनुप्रिया जी के तरफ से आ रहा है कि इज एमबीबीएस इनफ टू बिकम अ डॉक्टर. आई डोंट थिंक यस, देयर इज अ क्लियर आंसर. इंडिया में आफ्टर एमबीबीएस यू गेट अ डॉक्टर डिग्री, यू कैन प्रैक्टिस एलोपैथिक मेडिसिन इन इंडिया। बट इज इट एडवाइजेबल? तो आई थिंक इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टॉप ऑन एमबीबीएस डिग्री आपका, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक आपका जॉब मतलब आपका वो इंटरेस्ट सर्व नहीं करेगा जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो आपको इस आई थिंक स्पेशलाइजेशन जाना चाहिए। बट आपका एमबीबीएस के बाद आप डॉक्टर बन जाते हो। दो ही ऐसी डिग्री है जिसके बाद आप डॉक्टर लिख सकते हो। बाकी लोग डॉक्टर जो लिखते हैं इट्स अ क्राइम। बाकी किसी पैथी के लोग डॉक्टर नहीं लिख सकते लीगली। इंडिया में एमबीबीएस और बीडीएस के बाद आप डॉक्टर लिख सकते हो। आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए आप फ्री हो। ओके सर. And दिवाकर जी, whatever doubt you have, please write in the comment section. हम लोग उसको एड्रेस करने का कोशिश करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन अनुप्रिया जी के तरफ से है, इज एम्स एक्सपेंसिव? क्या नो, एम्स में पढ़ना एम्स के बहुत महंगा है? एम्स के फीस 2000 पर ईयर है। ओके, दैट्स क्वाइट चीप आई गेस. हम्म। नेक्स्ट आई थिंक एफ एफ के तरफ से है. आई डोंट नो उनका फुल फॉर्म क्या है. सर इस एमबीबीएस के लिए बीएचयू कैसा रहेगा? बीएचयू बहुत अच्छे कॉलेज है। बीएचयू में आपके पास दो एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं, बीएचयू, एएमयू। इस सब से आपको फायदा होता है कि इनके यहाँ जब आप पीजी के लिए जाते हो तो उसमें भी आपको अपने कॉलेज में वो 50% रिजर्वेशन देते हैं। लाइक कि आप अगर बीएचयू के स्टूडेंट रहे हो
तो आपको पीजी एंट्रेंस में 50% बच्चे वो बीएचयू के ही एडमिट करेंगे, तो उसमें आपको इजी इजी रहता है, आगे आगे की पढ़ाई के लिए आपको इजी रहता है। और ओके सर। कॉलेज भी बहुत अच्छा है, इट्स वन ऑफ द टॉप कॉलेज, मतलब आई थिंक कि टॉप 10 और 15 में आता है ये। ओके सर। आई थिंक अनुप्रिया जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सर व्हाट इज द चीपेस्ट टाइप ऑफ डॉक्टर? आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज द चीपेस्ट? चीपेस्ट टाइप ऑफ डॉक्टर तो अगर आप इसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे सर। पहला चीज तो आप अगर डॉक्टर हैं तो आप चीप हो ही नहीं सकते, तो देर देर इज नो नो सच थिंग लाइक द चीपेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर आई सर। थिंक पंकज सर, वो गुड शायद, इवनिंग। जी। हाँ, मुझे लग रहा है शायद वो ये पूछना चाह रहे थे कि किसमें सबसे सस्ते में हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं, मे बी इन फाइनेंशियल टर्म्स, आई आई फील। फाइनेंशियल टर्म में मैंने पहले ही बताया कि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको फाइनेंशियल टर्म्स के लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आई डोंट थिंक कि मतलब कि इवन मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 2 to 3 लाख में पूरा एमबीबीएस कोर्स हो जाएगा। आई थिंक इवन सब कुछ ले दे के आपका जैसे मतलब रहना खाना फीस हॉस्टल सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए फाइनेंस के लिए आपकी ज़रूरत नहीं। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो मैंने पहले बताया 70 लाख to 1 करोड़ तक आपका पड़ता है। I think this answer also somehow answers दीपाली कुमारी क्वेश्चन कि सर क्या हमें फाइनेंशियल कंडीशन देखकर मेडिकल लाइन में जाना नहीं, चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको फाइनेंशियल कंडीशन देख के नहीं जाना चाहिए। एंड सेकंड बात ये मैं बता दूं कि अगर आप जैसे सोच रहे हो कि आपको हाई स्टडीज़ करनी है, कि आपको एमबीबीएस के बाद से एक कोर्स ड्रॉप आउट करके कमाने पे लग जाना है, मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो आप जस्ट एमबीबीएस कर लेते हो 4.5 ईयर के बाद एमबीबीएस के बाद आपकी इंटर्नशिप होती है। एवरी इंटर्नशिप में आपको 10 to 20 थाउजेंड डिपेंड अपॉन आप किस स्टेट में इंटर्नशिप कर रहे हो, ये मिलते हैं आपको, स्टाइपेंड मिलता है। और आप जब पीजी भी कर रहे होते हैं लाइक एमडी एमएस कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में 80,000 to 1 लाख के करीब में आपका स्टाइपेंड मिलता है। तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपको हायर स्टडीज़ के लिए भी वरी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसा कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ 4 साल बाद जॉब कर लूँगा और वो है, बट इसमें आपको ये ऐसी फील्ड है कि जो आपको पढ़ाई के साथ साथ कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऐसी कहीं मिलना बहुत, ऐसी फील्ड मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम संचिता सरकार की प्रिपरेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन नीट के लिए कौन सा बेटर ये है? दोनों बेटर है, डिपेंड कि आप किस में सुटेबल हो। ऑफलाइन में आप अपने दोस्तों से मिलते हो, आप एक आपका एक क्या प्रेशर एलिवेट होता है, सबके साथ बातचीत कर पाते हो। ऑनलाइन में ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है। तो आपको जैसी जो आपको जैसी आपके पढ़ने की तरीका हो, जैसा आपका नेचर हो, वो बेटर है। ओके सर। आई थिंक दिवाकर जी का ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एमबीबीएस डिग्री एंड यूके डिग्री? इसके बारे में अगर वो ब्रीफली मैंने बता पहले सकते हैं। एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर बिल्कुल। चुका हूँ कि इंडिया में एमबीबीएस डिग्री होती है, बाहर में एमबीबीएस बेसिक डिग्री कुछ होती नहीं है। बाहर में एक आपको स्पेशलिटी डिग्री ही मिलती है। आइदर यू विल बी एमडी मेडिसिन, एमडी इंटरनल मेडिसिन, एमडी एनेस्थेलॉजी, एमडी फिजियोलॉजी, एमडी एमडी पीडियाट्रिक्स, यही मिलेंगे आपको। एमबीबीएस नाम की कोई डिग्री बाहर में नहीं होती है। ओके ओके सर। आयुष का क्वेश्चन है कि एम्स दिल्ली के लिए कट ऑफ कितना जाता है? It depend of it vary from year to year, but it is very quite high. I think it's 100 to 200 100 सीट्स आर अवेलेबल। तो आप सोचो कि 100 सीट्स पूरे इंडिया के 2 से 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें आपको टॉप 100 में आना, तो कट ऑफ विल बी वेरी हाई। ओके। कुछ और क्वेश्चन है। आयशा के तरफ से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ नीट एग्जाम? आई थिंक आयशा आप काइंडली नेट में जाके पूरा सिलेबस के बारे में देख सकते हो, बट देन अगर पंकज सर कुछ बोलना चाहेंगे तो। मतलब आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज द कोर ऑफ दैट, और वो भी मुझे लगता है कि इट्स बेसिक जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेबस हैं सीबीएसई के, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। एंड सबसे वो है कि एवरी जो भी फॉर्म्स निकलते हैं आप पिछले फॉर्म्स को देख सकते हैं, उसमें सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दिए रहते हैं। इवन लाइक ऐसा नहीं रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स में भी क्या टॉपिक्स
आपको आएंगे, ये टॉपिक्स तक भी मेंशन रहते हैं फॉर्म्स में। ओके ओके। आयुष का क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द बुक्स टू बी प्रेफर्ड इन नीट प्रिपरेशन? बुक्स आई हैव ऑलरेडी सेट कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेबस, सीबीएसई का सिलेबस को आपको फॉलो करना है, एंड जो भी बुक आपको इजीली उस सिलेबस को समझा दे वो बुक आप प्रेफर करिए, बिकॉज आई थिंक एनसीईआरटी इज टू कंसाइज एंड टू कंसाइज टू अंडरस्टैंड। तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको कोई दूसरी बुक लेनी पड़ती है या कोई टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, वो आप लीजिए। Okay. Again, we have a question from FF. Best for डॉक्टर डिग्री इन इंडिया एंड यूएसए, मतलब कौन सा इंडिया में और यूएसए में बेस्ट कौन सा डॉक्टर डिग्री है? अगेन आई थिंक इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नो वन इज बेस्ट, इट्स डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट कि कौन सा बेस्ट है। एवरीबॉडी इज बेस्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक संचिता है, संचिता की तरफ से, एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट इन सम फॉर्म और द अदर। इज इट इनफ टू रीड एनसीईआरटी टू क्वालिफाई नीट? आई थिंक पंकज सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि एनसीईआरटी इज अ बेसिक बुक। अगर उससे ज़्यादा आपको अगर एनसीईआरटी से नहीं समझ में आता है, देन यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू अदर बुक्स और टीचर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष उनके के तरफ उनके से। उनके क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से नहीं आएंगे, एनसीईआरटी में जो लाइंस है उसके इम्प्लीकेशंस पे आएंगे, उसके क्या, उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन बनाएंगे, वो आएंगे वहीं से। अगर आप उसको, आपका उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है तो आप उससे ही पढ़ो, नहीं बनती है तो आप उसके साथ साथ उसको, जो कुछ बुक्स आती हैं जो उसको इलेबोरेट करती हैं कि उसके क्या एक एक वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं, तो उस मीनिंग्स को आप समझ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते तो आप और भी बुक्स की हेल्प ले सकते हो। ओके ओके। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओवर टाइम जा चुके हैं, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कोशिश करेंगे आंसर देने का इन वेरी शॉर्ट, बहुत ही ब्रीफ में। आयुष का क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट एडमिशन इन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? आई थिंक हार्वर्ड, मतलब तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। आई थिंक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के लिए कोई बेसिक एंट्रेंस मुझे नहीं पता, बट अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो, एमबीबीएस करने के बाद आपको यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, यूएसएमएलई बोलते हैं उसको। आपको यूएसएमएलई क्वालिफाई करना पड़ता है, और फिर यूएसएमएलई जब आप क्वालिफाई करते हो, इट्स अ वेरी 4 लेवल का एग्ज़ाम होता है, एंड इट्स अ वेरी क्वाइट एक्सपेंसिव, अराउंड 1,20,000 to 1,30,000 आपको लगते हैं, क्योंकि 2 लेवल के एग्ज़ाम यूएस में जाके आपको देने होते हैं। 2 लेवल के एग्ज़ाम ऑनलाइन आप इंडिया से दे सकते हो, उसका फॉर्म भी काफ़ी महंगा आता है, 30,000 to 40,000 के फॉर्म्स आते हैं। वो देने के बाद आप उसमें जो जैसे आपके मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से, उस मार्क्स के हिसाब से वहाँ के हार्वर्ड स्कूल में आप अप्लाई करोगे। वो अप्लाई करने के बाद वो अपने यहाँ पे आपको रेसिडेंसी देते हैं कि नहीं देते हैं, वहाँ पे उनका जो प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर के थ्रू आपकी एंट्रेंस होती है तो आप कर पाओगे। आई थिंक टीम लेजेंड गेमर के नाम से जो हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। सर, आई एम रियली कंफ्यूज what I really want to do. I have still not decided that what I will choose after 10th. Please suggest me, sir. ये अभी किस क्लास में है, पहले ये मतलब ये इनको क्लियर करना चाहिए था कि आई थिंक कि अगर ये डिपेंड कि आप ये कौन से एज ग्रुप में है, कौन से क्लास में है, तो उस कंफ्यूजन का उनको आंसर दिया जा सकता है। लाइक कि अगर आप 10th तक पहुंच गए हो और अभी लाइक आप 10th पढ़ रहे हो या 10th पास कर चुके हो और उसके बाद कंफ्यूज हो, तो इससे थोड़े डिस्टर्बिंग है। आई थिंक टॉक टू योर टीचर्स, पेरेंट्स, और टॉक टू योर सेल्फ कि आप कैसे का क्या इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। आज जब पढ़ते हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, एंड उस पे आप डिसाइड करो कि क्या करना है। नॉट कि इसमें कोई एक सिंगल सजेशंस नहीं हो सकता कि क्या है। आपको जो डे टू डे देखता है, आपके टीचर्स देखते हैं, आपके पेरेंट्स देखते हैं, आप डे टू डे जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो या आप डे टू डे जो एक्टिविटीज़ करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, उसको आप उसको आप फॉलो करो। और ये इस क्वेश्चन का आंसर इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन हो। अगर आपको ये मान लीजिए कि 6th 7th का लड़का देख रहा है, तो यू स्टिल हैव द क्वाइट टाइम टू फिगर आउट कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप 10th में पहुंच चुके हो, उसके बाद आपको फिगर आउट नहीं हो पा रहा है क्या करना है, तो आई थिंक टॉक टू योर टीचर
योर जो आपका मेंटर होगा, जो आपको अभी तक गाइड कर रहा होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, दे विल गाइड यू वेरी, दे विल गाइड यू गुड, मोर बेटर देन मी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं इसके अलावा कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग खुद भी जब 9th या 10th में रहते हैं एंड देन जब हम लोग को 11th के लिए कोई भी स्ट्रीम चुनना पड़ता है, तो हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम लोग क्या सही एक करियर चुन रहे हैं कि नहीं, एंड इफ़ दैट करियर इज़ एक्चुअली फॉर मी और नॉट। तो इसके लिए मैं एक बार ब्रीफली बताना चाहूँगा कि जैसा हम लोग का एम्पावरयू है और इसका वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, एंड द सर्विसेज अवेलेबल। सो वी स्टार्ट विद अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टेस्ट, जहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट के बारे में पता कर सकते हो कि आप एग्जैक्टली पर्सनालिटी वाइज और आपके स्किल्स एंड एबिलिटीज़ वाइज किस फील्ड के लिए सबसे सूटेबल हो। उसके जी। बाद हम लोग एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं, जहाँ पर आप पूरी तरीके से अपना जो भी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है और पर्सनालिटी का मैपिंग आपका सबसे सूटेबल करियर के साथ किया जाता है। एंड देयर आफ्टर यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर अ वन ऑन वन सेशन विद अ करियर काउंसलर। तो ये बहुत ही एक साइंटिफिक और बहुत ही प्रूवन एक टेक्निक है। तो आप अपना जो भी कंफ्यूजन है वो emporio.io में जाके एक बार चेक करके आप देख सकते हो। उसमें आपके सामने एक करियर लाइब्रेरी भी है, जो बहुत ही ब्रीफली आपको बताता है कि किस टाइप के करियर्स अवेलेबल हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, एंड आई थिंक करियर एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, जो कि आप 5 या 10 मिनट में या 1 घंटे में डिसाइड नहीं कर सकते। तो आई एक रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दिस। आंसर पे तो डिपेंड नहीं करेगा, किसी पर्सन के आंसर पे डिपेंड नहीं करेगा ये। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। And I think the last question we'll try to respond is जो हमारे साथ स्टार्ट नाउ के नाम से जुड़े हुए हैं, कि what is the loan availability while studying in private college? Loan availability depend upon your parents' financial condition. It doesn't depend on your, because if आप मैं प्राइवेट में जा रिक्वेस्ट रहे हो करना चाहूँगा दिवाकर कुमार जी को कि प्लीज़ आपका क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू रीटाइप एंड रीसेंड द क्वेश्चन, सो काइंडली प्लीज़ हैव सम पेशेंस। हाँ जी सर, आप लोन अवेलिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। वही मैं, लोन अवेलेबिलिटी इनके पेरेंट्स की कंडीशन पे डिपेंड करेगी, ना कि किसी कॉलेज में एडमिशन की कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। मैं वही एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप आईआईएम क्रैक करते हो तो उसके बाद भी आपकी फ़ीस क्वाइट एक्सपेंसिव होती है, बट आईआईएम इज़ वेरी गुड कॉलेज और आईआईएम इज़ टॉप मोस्ट कॉलेज, फिर भी एक्सपेंसिव फीस है, तो उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। बट इसमें आपको अगर प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो इट मीन्स कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। इट इज़ नॉट योर चॉइस, इट्स मतलब आपकी मजबूरी है। तो इसके लिए लोन अवेलेबिलिटी मिल पाना ईजिली सिर्फ कैरियर के बेसिस पे नहीं मिलेगा। आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो उनको मिलेगा, आपको नहीं। आपके कंडीशन पे कोई इसको लोन का कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ, ये ओके, लोन एजुकेशन लोन में मिल सकता है आपको, बट वो डिपेंड करेगा कि आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ओके, ओके सर। फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन जो दिवाकर कुमार जी काफ़ी उत्सुक है, एंड आई थिंक हाँ, वी इफ इनको ब्रीफली चाहिए कि हम लोग इसको आंसर। हाँ जी सर, कि प्रोसेस, व्हाट आर द। देखिए इंडिया में रिसर्च प्रोसेस बहुत कम जगह है, बट न्यूरो में अगर इनको करना है, आई थिंक निमहांस एक फैसिलिटी है, वो टॉप मोस्ट इंडिया की बहुत फैसिलिटी है, सारे न्यूरो के रिसर्चर्स वहीं से निकलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में अगर ये डीएम न्यूरो पा जाते हैं, निमहांस में एक होता है कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है, जैसे कि आपको न्यूरो में करना है तो बाकी जगह से एमबीबीएस करना है, एमडी करना है, देन यू हैव टू क्वालिफाई फॉर डीएम न्यूरो। दैट निमहांस में एक आता है, आप जस्ट एमबीबीएस के बाद से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आता है एमडी प्लस डीएम न्यूरो, डायरेक्ट 6 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। तो अगर ये एमबीबीएस के बाद क्वालिफाई कर पाए तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है रिसर्च के मामले में, न्यूरो, खासकर न्यूरो के लिए। ओके, ओके सर। जैसे कि सबने हमारा जो पोस्टर था उसमें हमने ऑलरेडी डिटेल्स दे चुके थे, जो कांटेक्ट डिटेल्स, इसके संजीवन, अलावा हम लोग का। हाँ
हाँ, जस्ट पंकज सर, एक दीपाली का बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन है, उसे भी थोड़ा आंसर कर दीजिए कि हेड के डॉक्टर को क्या कहते हैं। न्यूरो सर्जन कहते हैं और न्यूरो फिजिशियन कहते हैं। हेलो। ओके ओके। तो हाँ संजीवन, प्लीज कंटिन्यू। okay, I will request the admin to share the link of our website ताकि स्टूडेंट्स उसके साथ गो थ्रू कर सके, उसमें सारे डिटेल्स वगैरह दिया रखा है। और इसके अलावा मैं सारे पार्टिसिपेंट को वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एम्पावर यू का एक छोटा सा सर्वे है, ये बेसिकली एम्पावर यू ने डिज़ाइन किया है, बट देन इट इज़ फॉर योर ओन सेक कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है और कितना अवेयरनेस है आपके रिस्पेक्टिव करियर के बारे में, तो वो आप एक फील्ड दे सकते हो ताकि आपको भी पता चले और हमें भी एक आइडिया लगे कि आप किस वे में थिंक कर रहे हो। ये हमें आगे का जो भी वेबिनार है वो डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, पंकज सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए इतना टाइम निकाले और इतना इन्फॉर्मेशन वेलकम। हमारे साथ शेयर किए। और बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरा ब्लेसिंग्स एंड विशेस है कि आप जो भी अपना करियर को चुन रहे हो वो बहुत ही अच्छे से सोच के आपने चुनना है। आज एक छोटा सा भी आप स्टेप लेते उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप अपना जो भी करियर को चुन सकते हो। एंड एम्पावर यू इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। तो जब भी आपको कुछ भी इश्यूज हो तो आप एम्पावर यू में जाके कॉन्टैक्ट में आप जाके उसमें जो भी क्वेरीज है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वील ट्राई एंड यू नो लाइक हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू आउट योर करियर प्रोसेस। तो इसी के साथ मैं सभी को थैंक यू करना चाहूँगा। हैव अ गुड वीकेंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि ये वेबिनार आप सब के लिए बहुत ही यूजफुल रहा एंड मे बी इन द नेक्स्ट जब भी हम लोग एक और वेबिनार के साथ प्रिपेयर्ड हो, आई होप कि आप लोग वापस से आए और जितना से जितना आप लोग करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने लिए गैदर कर सके उतना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी को थैंक यू करना चाहूँगा एंड गुड बाय करना चाहूँगा। सो हैव अ गुड नाइट एंड संजीवन, we'll meet. Yes. हाँ शीश। थैंक यू पंकज सर। जस्ट वन थिंग आई वांट टू ऐड, यहाँ जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एम्पावर यू से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो अभी हम लोग कुछ देर रुक के उसको आंसर कर सकते हैं। थैंक यू पंकज सर। ओवर टू यू संजीवन। थैंक यू। ओके ओके। तो किसी को भी अगर एम्पावर यू रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई भी छोटा मोटा क्वेरीज है, आप अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप दे सकते हैं। Unmute all, please, and then they can directly talk to us. ओके, आशीष कुमार जी का क्वेश्चन है कि ये करियर एनालिसिस का क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली एम्पावर यू में हम लोग एक 5 स्टेप प्रोसेस एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग में आपका एक करियर असेसमेंट होता है, जहाँ पर आप एक सेल्फ असेसमेंट करते हो कि व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी टाइप, व्हाट इज़ योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। और इसके ऊपर बहुत ही एक साइंटिफिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टेस्ट है। और ये टेस्ट आप कभी भी जब भी फ्री हो और आप एक खुले माइंड में दे सकते हो। आफ्टर गिविंग द टेस्ट यू विल बी सप्लाइड विद अ डिटेल्ड 34 पेजर रिपोर्ट, जहाँ पर आपका जो भी पर्सनालिटी है और स्किल्स एंड एबिलिटीज है वो आपका सूटेबल मोस्ट सूटेबल करियर्स के साथ मैप किया जाएगा। और इस रिपोर्ट में आप जब देखोगे तो मोर और लेस 5 to 6 करियर्स के बारे में आपको बताया जाएगा जो आपके लिए सबसे सूटेबल है। बट ऑब्वियस थिंग इज दैट कि आप 5 से 6 करियर्स तो नहीं ले सकते। तो देन यू गो टू अ वन ऑन वन सेशन विद अ सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट, जो कि आपको गाइड करेंगे कि किस करियर में आपका सबसे ज्यादा फायदा है, इंटरेस्ट है और पैशन है, और किस में आप सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते हो। बट ये सारा थियोरिटिकल है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल ले आने के लिए हम लोग वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं।
तो आज जैसा एक एग्जाम्पल था जिसमें हम लोग एक्सपर्ट को ले आते जो आपको एक्चुअली गाइड करते कि एक फील्ड में किस तरीके का अपॉर्चुनिटीज, एग्जाम्स, चैलेंजेस, क्या चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए कोई भी करियर को लेने के पहले। बट यहाँ के बाद सबसे एक एक्साइटिंग हमारे एम्पायरियो के तरफ से एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग करियर यात्रा के नाम से जानते हैं। तो करियर यात्रा एक 7 डे या वीक लॉन्ग प्रोग्राम है जिसमें फिर से हमारे साथ प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, जो मेंटोर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे और ऐसे जो सक्सेसफुल लोग होंगे वो आपके सामने आएंगे और वो अपने डे टू डे लाइफ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके का वर्क लाइफ बैलेंस होता है, किस तरीके का स्ट्रेस होता है। तो वो आपको ऑन ग्राउंड किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है एक फील्ड को लेके, उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इफ इन द प्रोसेस यू फील कि कोई भी करियर आपके लिए सबसे अच्छा लगता है तो देन यू कैन ऑब्वियसली गो एंड कनेक्ट टू द मेंटर डायरेक्टली। तो इस तरीके से हम लोग एक होलिस्टिक ओवरव्यू देते एक करियर को चुनने के लिए। सारे पार्टिसिपेंट्स को एक मेरा रिक्वेस्ट है कि शायद हम लोग में से जितने जन यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं अपने 10th या 9th लेवल में जब हम लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, एक तरीके से हम लोग के मन में बहुत क्वेश्चंस थे और बहुत पैशंस भी थे, बट कहीं ना कहीं हमें राइट गाइडेंस नहीं मिले थे, हमें पता ही नहीं चला था कि किस करियर के लिए हम लोग बने हुए। तो आज के डेट में आप अगर अपना राइट करियर को चुन लेते हो तो वो ना ही आपका रिसोर्सेज और टाइम को सेव करता है, इनफैक्ट आपको एक बहुत ही अर्ली स्टार्ट देता है ताकि आप लेटर ऑन बहुत ही ऊंचे लेवल तक जा सकते हो। प्रॉब्लम होता है जब हम लोग मिड वे में हमें लगता है कि हमारे लिए एक करियर सही नहीं है और तब हमारे लिए एक बहुत ही स्लिपरी एक सिचुएशन हो जाता है, ना तो हम लोग आगे बढ़ने का इच्छा रखते हैं ना ही हम लोग पीछे जा सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट ऑन योर करियर and this is a very small investment which will reap huge benefits and this is literally what I mean कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इज दैट you go and visit Emporio, then you can get a better understanding of the entire process of career counseling. If there is any other question, I would like to answer. आयुष, आपका जो क्वेश्चन है कि डमी स्कूल या नॉर्मल स्कूल में हमें जाना चाहिए, देखो, जहां तक नीट के जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट्स है, वैसे उनका रिजल्ट्स कब देखोगे तो अभी जैसे पंकज सर भी बता रहे थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करके आपको पढ़ना है। उन्होंने क्लियरली ये भी कहा कि करियर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, गुमराह भी करते हैं आपको, ये कहते हैं कि नीट बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो, रिजल्ट्स की बात करेंगे तो रिजल्ट्स दोनों जगह आते हैं, कोटा से भी आता है, जो पूरी तरह से डेडिकेट होके डमी स्कूल से पढ़ते हैं, पूरी तरह से कोचिंग में फोकस करते हैं, वहां से भी रिजल्ट्स आता है। और जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, अभी जो ऑनलाइन, जो 2 साल का ऑनलाइन पीरियड चला, इसमें भी बच्चों ने नीट को क्रैक किया है। तो इसका आंसर कोई एक स्पेसिफिक नहीं हो सकता, हाईली सब्जेक्टिव आंसर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वन, कि डमी स्कूल आपको अवेलेबल है या नहीं, सेकंड, आप जहां पे जा रहे हो, क्योंकि डमी स्कूल का मतलब आप किसी कोचिंग को ही फोकस करके करोगे, तो वो अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एंड देन वैसे कंडीशन, वैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, बिकॉज हर कोई कोटा कहता है, बट कोटा के लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, वहां के हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड, इन सब को जब एक पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद यू टेक ए कॉल। रिजल्ट्स आपके दोनों जगह से आते हैं। ओवर टू यू संजीव। थैंक यू आशीष। इसी के साथ आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी कुड आंसर, और मैं होप करूंगा कि इस तरीके का एंथुसियाज्म के साथ भी आगे आप हमारे जितने भी वेबिनार है उसके साथ ज्वाइन कीजिए, और जितना इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाए उतना आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आसान हो जाएगा। With this message, I would like to thank all of you who have been here with us till the end of the webinar. Good night and good luck for your exams, upcoming exams, as well as your career choices that you make.
तो thank you all. With this, we'll end the webinar. थैंक यू सो मच। हाँ दिवाकर बोलो, दिवाकर। Ashish sir, Ashish, शायद will you बहुत also सारे answer क्वेश्चन this? हाँ वही, these specific questions we cannot answer, it is your choice, because again मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट्स बहुत सारे कोचिंग से भी आते हैं और बहुत सारे, पर अगेन है कि वो कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके प्रोसेस को समझो। हर एक कोचिंग एक ही प्रोसेस को फॉलो करता है, आप उस प्रोसेस के अंदर एक्लिमेटाइज हो सकते हो या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट थी कि अनदर 2 इयर्स में, अगर आप 10th में हो तो 11th 12th में कंप्लीट डेडिकेशन, एटलीस्ट 17 15 16 17 आज तक आपको पढ़ना होगा। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, विच एवर, मतलब ऑलमोस्ट रिजल्ट्स सब जगह से कुछ ना कुछ आते हैं, तो अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हो देन आई डोंट थिंक कि नेम या फेम जो है कोचिंग के पीछे वो मैटर करेगा। ओके संजीव। Thank you, Ashish. Any other question? If not, then we'll end the webinar. थैंक यू ठीक है, सो मच मेरे ऑल। ख्याल